मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ में है आज वीरेंद्र जायसवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट और राजनीतिज्ञ। पिछली 5 लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में अब वो फिर से मैदान में उतर चुके हैं अपनी 6ठी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पे आप ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस देश में जो पिछले 10 सालों में सरकारी संस्थाओं का जो निजीकरण हो गया उसके खिलाफ में, क्योंकि उसके कारण पूरे देश का आरक्षण खत्म हो गया, संविधान खतरे में आ गया। ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं पिछले 10 सालों में। इन्होंने जो लोक लुभावन नारे दिए थे, वो नारों के कारण आज पूरा देश विनाश की कगार पर है। बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार है, किसानों की आत्महत्याएं है। जो भी इनने वादे किए थे, आज कोई भी वादे पूरे नहीं हुए, बल्कि हमारा देश आज विनाश की ओर चला गया है। इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है। इन सबको बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इसलिए ये मेरी उम्मीदवारी है और मैं पुरजोर तरीके से मोदी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए चुनाव मैदान में हूं। और मैं ऐसी आशा करता हूं भंडारा गोंदिया ज़िले की जनता से कि इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से बुरी तरीके से चुनाव हरवाने जा रही है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही इतना विरोध क्यों? क्योंकि पिछली 2 लोकसभा में जनता ने उन्हें चुन के सदन में पहुंचाया है और वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो विशेष तौर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का ही विरोध क्यों? एक्चुअली में मोदी सरकार बोला जाता है, जबकि बोलना चाहिए भारत सरकार। आज पूरे जगह आप इनके प्रचार तंत्र को देखिए, आप कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ है या कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं लिखा हुआ है, मोदी सरकार लिखा हुआ है। रावण का भी अहंकार, उससे बड़ा अहंकार मोदी का है। जितनी भी योजनाएं इस देश में चलाई गई है मोदी सरकार के माध्यम से, कोई भी आज धरातल तक नहीं पहुंची है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए मोहताज हो गए और आने वाले 5 सालों के लिए और वो राशन योजना बढ़ाई गई है। हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बनना चाहिए जो तुम्हारे 5 किलो राशन का मोहताज ना हो, बल्कि अपनी कमाई से अपने परिवार का पेट भर सके, स्वाभिमान सम्मान से जी सके। ऐसा समाज हम देखना चाहते हैं भारत को। लेकिन इस मोदी सरकार ने तो पूरा SC, ST, OBC, आदिवासी, मुस्लिम, जो माइनॉरिटी जितने लोग हैं उनको बुरी तरीके से संकट में डाल दिया है। उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है इस भारत देश के अंदर में। पूरे देश की जो संपत्ति है, मोदी के जो मित्र 2-4-5% लोग हैं, बस उन्हीं के हाथों में है। ये देश गरीब से और गरीब होता जा रहा है, लोग गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया है। पेट भरने को ही लोग विकास समझने लगे। इस स्थिति में ला करके इन्होंने देश को खड़ा कर दिया है। एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते यह हमारी जवाबदारी हो जाती है कि यदि हमारे देश को कोई गलत राह पर ले जा रहा है तो उसको सही राह पर लाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम मोदी सरकार के खिलाफ या मोदी की विचारधारा के खिलाफ या मोदी के कारनामों के खिलाफ या मोदी के फेंकूपन के खिलाफ हम लोग पूरी ताकत से मोदी का विरोध करते हैं। ऐसी कोई मोदी जी की ऐसी नीतियाँ रही है जिसका आप विशेष तौर से विरोध करते हैं? उसकी सबसे बड़ी गलत नीति है प्राइवेटाइजेशन। आज पूरे जो सरकारी विभाग थे उनका सबका जो है प्राइवेटाइजेशन हो गया। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सरकारी विभाग अगर कोई भी है और उसमें अगर 10 नौकरी रहती है तो उसमें SC, ST, OBC को उनका हिस्सा मिलता है, उसका आरक्षण मिलता है, लेकिन प्राइवेट में कुछ नहीं मिलता। तो ये देश का जो कैलिबर है, जो योग्यता वाले लोग हैं, आज वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। करीब 22 करोड़ लोग ये 10 साल में तकलीफ में आ गए हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला सामने आया है उसने तो मोदी जी को और कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर मैं बोलता हूँ भारत के अलावा यदि ये किसी देश में और दूसरे अन्य देश में हुआ रहता तो तुरंत प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता। इन्होंने बीफ काटने वालों से चंदा लिया, इन्होंने नकली दवाई बनाने वालों से चंदा लिया, इन्होंने जो गलत काम करते हैं जिसका जनता के ऊपर सीधा असर होता है। अब एक बात बताइए, गलत दवाई बनाने वाले, बोगस दवाई बनाने वालों से करोड़ों रुपया मोदी जी अगर चंदा ले ले इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, तो वो तो हमको ऐसी दवाइयाँ देगा जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी।
अब ये सोचने का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो मोदी जी को और मोदी जी के पूरे सरकार को और मंत्रिमंडल को पूरे देश के सामने नंगा कर दिया है। और इसके बाद तो अगर कोई अपने आप को इस देश का, भारत का सच्चा नागरिक समझता है तो उसने कभी भी मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान नहीं करना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव में अंततः एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो देश में अभी 2 केंद्रीकृत पार्टी है, बीजेपी, उसके बाद में जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है कि कौन एक ऐसा उम्मीदवार है, राहुल गांधी या मायावती या अखिलेश यादव या हमारे शरद पवार जी, किसे आप एक योग्य उम्मीदवार मानते हैं? मेरे योग्य और अयोग्य मानने से कुछ नहीं होता। अभी स्थिति ऐसी है कि इंडिया वर्सेस एनडीए, एनडीए यानी मोदी जी और इंडिया यानी इस देश की 28 विपक्षी पार्टियां। ये 28 विपक्षी पार्टियां बैठ करके जिस भी उम्मीदवार का नाम तय करेगी प्रधानमंत्री पद के लिए, मेरा मतदान उसको रहेगा। मोदी के खिलाफ मेरा मतदान रहेगा। इसलिए मैंने आज अपना एक एफिडेविट जारी किया जनता के लिए कि अगर आपने मुझे चुन के दिया तो मैं मोदी को वोटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इस देश में ये जो वातावरण और राजनीति चल रही कि लोग करोड़ों रुपए के लिए, ईडी इनकम टैक्स से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए मोदी जी के पाले में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं अपनी क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और अगर आपने मुझको चुन के दिया तो मोदी सरकार के खिलाफ संसद में जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार रहेगा उसको मैं अपना वोट प्रदान करूँगा। सर, आपने 2009 में बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पे आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो क्या ऐसे कारण रहे कि आपने उस पार्टी को मतलब छोड़ दिया? और अब वो पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं, और मैं आज भी मिशनरी हूँ। मैं फुले साहू आम्बेडकर विचारधारा से प्रभावित हूँ। बहुजन समाज पार्टी में जब मैं गया तो मैंने 4-5 किताबें लिखा बाबा साहब के ऊपर में। उसमें प्रमुख है ट्रूथ ऑफ 1954, भंडारा गोंदिया लोकसभा उपचुनाव की सच्चाई की जो मेरी किताब है वो पूरे भारत देश में मशहूर हुई। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर कैसे चुनाव हारे। मैं पहला आदमी हूँ भारत देश का जिसने ये किताब लिखा था। उसके बाद हिंदुओं के सच्चे उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ममता मई माँ रमा, बहुजन समाज पार्टी और ओबीसी हिंदू, ये ऐसी किताबें मैंने लिखा। मैं कट्टर आम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन इस चुनाव में मैंने बसपा, वंचित ऐसी पार्टियों से चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया, क्योंकि अगर इन पार्टियों को लेकर के अगर हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो पहले दिन से हमारे दुश्मन ये प्रचार शुरू कर देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं इस बार ये दाग अपने ऊपर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने अपने खुद के जो एक सामाजिक संगठन है ओबीसी हिंदू संगठन, उसके बैनर के तले अपना ये चुनाव में लड़ रहा हूँ। मेरा ये संगठन 2006 से भंडारा गोंदिया जिले में है। गौ हत्या के विरोध में, महिलाओं को मान सम्मान दिलाने के लिए, मजदूरों को मान सम्मान दिलाने के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए 365 दिन हमारा ओबीसी हिंदू संगठन काम करता है। तो इसलिए मैंने इस बार विचार किया कि इस बार अपन ने ओबीसी हिंदू संगठन के नाम से चुनाव लड़ना चाहिए। और ये सीधा संदेश देने में मैं सफल हुआ हूँ कि ओबीसी हिंदू संगठन ये कट्टर जो मोदी विरोधी विचारधारा है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। और हम इसलिए मोदी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि इस भारत के अंदर ये जो 400 सीट का पार का नारा है वो फेल हो जाए और इस देश से मोदी सरकार का शासन समाप्त हो जाए। गोंदिया भंडारा क्षेत्र में अधिकतर ऐसे गांव है सर जहाँ पे ईवीएम का विरोध हो रहा है। वो ये चाहते हैं, गांव के जितने भी ग्रामीण हैं, कि हम बैलेट पेपर से मतदान करेंगे। वो इस बार ईवीएम का फुल विरोध कर रहे हैं सर। तो आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम हैक होती है? और मेरे सोचने समझने से कुछ नहीं होता। मैं भी ईवीएम का विरोधी हूँ और मैंने भी इस आंदोलन में पिछले 6 महीने से लगातार काम किया है कि इस देश में बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन अभी तानाशाही चल रही है, तमाम संस्थाएं बीजेपी के जेब में हैं, ईवीएम की मशीनों को बनाने वाले लोग बीजेपी वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर वो ईवीएम लादने के लिए तैयार है तो हमने रन छोड़ दास होना चाहिए। अगर हम रन छोड़ के चले जाएंगे तो ये हमारे ऊपर में दाग लगेगा।
इसलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, रिजल्ट जो भी होने वाला है। लेकिन ईवीएम के बारे में पूरे देश की जनता को संदेह तो है ना। आज लाखों करोड़ों लोग इस भारत देश के रोड पर है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, उसके बावजूद जो है ये नहीं करा पा रहे ना। इसमें इनकी नीयत तो खराब लगती है। देखते हैं क्या होता है।